नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्रिया आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं संचयन किताब से पाठ 1 हरिहर काका, जिसके लेखक है मिथिलेश्वर। इस पाठ का यह तीसरा भाग है। पहले और दूसरे भाग में हम हरिहर काका के बारे में जान चुके हैं और लेखक हरिहर काका के संबंध के बारे में जान चुके हैं। लेखक हरिहर काका के घटना के बारे में बता रहे कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे वो चिंतित हुए, किस अवस्था में क्या क्या लोग अपना स्वार्थ उनके लिए पूरा करना चाह रहे थे। यानी हरिहर काका के नाम 15 बीघा जमीन थी, 15 बीघा खेत थे। किस प्रकार से ठाकुर बाड़ी के महंत और पुजारी लोग उनकी सेवा करते हैं, उनको घर जाने से रोकते हैं, कैसी कैसी युक्तियाँ लगाते हैं, उनकी सेवा और हर फैसिलिटी को उनके सामने रखते हैं ताकि उनका मन घर जाने को न हो, वे वहीं रहे और अपनी जागीरी मंदिर में, ट्रस्ट में या ठाकुर बाड़ी के नाम करे ताकि वो उन्हें प्राप्त हो जाए। तो वो जो पुजारी लोग होते हैं वो कैसे स्वार्थ में अपनी बातें करते हैं हरिहर काका से। यहाँ घर में उनके तीनों भाई चिंतित होते हैं कि हम लोगों से हरिहर काका की जो संपत्ति है, जो उनकी बात हमें मिलेगी, वो भी हम हाथ से गंवा देंगे। तो किसी भी प्रकार से हरिहर काका को पहले घर लाया जाए। अब इस चिंता में वो रात भर नींद भी नहीं ले पाते हैं और वहाँ हरिहर काका को इतनी अच्छी फैसिलिटी पंडित लोग देते हैं कि जो उन्होंने आज तक इतनी उम्र लेकर भी नहीं देखी होगी। देखते हैं तीसरे भाग में क्या होता है। सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः ठाकुर बाड़ी पहुंच जाते हैं, क्योंकि रात भर तो सोए नहीं थे, चिंता में मग्न थे। सुबह हुई नहीं कि वो ठाकुर बाड़ी गए। हरिहर काका के पांव पकड़ रोने लगे, अपनी पत्नियों की गलती की माफी मांगी और उन्हें दंड देने की बात वो कहने लगे। साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई, यानी उनका आपसी खून का रिश्ता है, कम से कम हमें समाज खून के रिश्ते का तो ख्याल रखना है। हरिहर काका का दिल पसीज गया, यानी वो पिघल गए, अब उनसे नहीं रहा गया। वह पुनः वापस घर लौट आए। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ हो जाते हैं। यानी लोगों का काम क्या होता है, बातें बनाने का होता है। कहाँ से सुनी उस बात में नमक मिर्च मसाला लगाया और उस बात को कहाँ तक पहुँचा देते हैं, असली बात की खबर नहीं रखते। ये हम अक्सर देखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग असली तथ्य को निकाल ही लेते हैं और हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज़्यादा पैनी और असरदार होती हैं। यानी लोग जो बात कहते हैं वो असरदार होती है, कारगर होती है। उस पर लोग दूसरों तक जब उस बात को पहुंचाते हैं तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। यानी हकीकत में क्या हुआ ये विश्वास नहीं करेंगे, उन लोगों की बातों की, उन लोगों की जुबान पर ज़्यादा विश्वास किया जाता है। यानी वो जुबान ज़्यादा असरदार देखी जाती हैं। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती हैं, लोगों के कहने की ज़रूरत नहीं रहती। न तो गांव के लोगों से महंत जी ने ये कुछ कहा था और न ही हरिहर काका के भाइयों ने भी कहा। यानी दोनों पक्ष से लोगों को किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए थे, उसको अच्छे से जान गए थे। फिर तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चलने निकला उसका कहीं कोई अंत ही नहीं है। यानी लोग जैसे जैसे एक दूसरे के यहाँ बैठे थे तो सभी के लिए ये चर्चा का विषय बन गया और इसका तो कोई अंत ही नहीं रहा। हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू हो जाता था। कुछ लोग कहते हैं कि हरिहर काका को अपनी ज़मीन ठाकुर बाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए, यानी ठाकुर बाड़ी के पक्ष में हो जाते, इससे उत्तम और कुछ नहीं है। इससे कीर्ति भी अचल बनी रहेगी, यानी उनका सम्मान इज्जत हमेशा के लिए बनी रहेगी। इसके विपरीत कुछ लोग ये मानते कि भाई का परिवार तो अपना परिवार होता है, आखिर वो अपना है, जन्म से बड़ा वो वही हुआ है और खून का रिश्ता भी तो है। अपनी जायदाद उन्हें न देगा तो उसके साथ अन्याय करना अच्छा नहीं होगा, खून के रिश्ते के बीच दरार बन जाएगी। इसीलिए लोगों का कहना था कि वो भाई को लौटा दे। जितने मुंह उतनी बातें। लोगों का क्या है, हर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति आते ही उनकी बातें बदल जाती हैं, तो जितने मुंह उतनी बातें। ऐसा जबरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था। यानी ऐसी अच्छी जो टेस्टी बातें जो उनको लोगों को मिल रही थी, ताज़ा खबर कहने के लिए, बतियाने के लिए, वो पहले ऐसी मसालेदार बातें पहले नहीं मिली थी। इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे, उसमें कुछ न कुछ अपनी टिप्पणी जरूर देते थे, अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे कि इसका समाधान क्या होना चाहिए। प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो। हालांकि इस क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी थी, यानी कुछ बहुत माहौल बिगड़ भी गया था। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दो वर्ग में बंटने लगे। यानी लोगों की बातें इस प्रकार से घर कर गई कि लोगों ने दो गुट बना लिए, दो समूह बना लिए, दोनों आपस में डिवाइड हो गए। एक पक्ष वो जो महंत की ओर से कह रहा है और एक पक्ष वो जो हरिहर काका के भाई यानी परिवार की ओर से कह रहा है। कई बैठकों में दोनों वर्ग के बीच आपस में तू मैं होने लग गई थी। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर काका अपने हिस्से की जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम लिख दें,
और तब यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ इलाके के ही सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी होगी, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं कर सकेगी। तो उसका ओहदा भी बढ़ जाएगा, उसमें विकास भी हो जाएगा। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग थे, साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुरबाड़ी से जुड़े भी थे। असल में सुबह शाम जब ठाकुरबाड़ी को भोग लगाया जाता, तब साधु संत के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहाँ जुट जाते। यानी कुछ ऐसे लोग होते थे चिकनी चुपड़ी बातें करने के लिए या वहाँ का चटपटा खाने के लिए आ जाते थे, तो वो लोग इन बातों में हिस्सा लेने लग गए थे। तो इस वर्ग के हिमायती बन गए थे। दूसरे वर्ग में वे लोग आते हैं जो गांव के विचारों वाले थे, तथा वैसे किसान हैं जिनके यहाँ हरिहर काका जैसे औरत मर्द पल रहे थे, यानी बाकी के किसान वाले लोगों के परिवार लोग थे। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था, सभी चिंता में रह गए थे। लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वास्तव में कुछ घटित हो और सही समझ आए कि यही हुआ है। इधर भावी आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए हरिहर काका के भाई उनसे यह निवेदन करने लगे, यानी प्रार्थना करने लगे कि अपनी ज़मीन वे उन्हें लिख दें। उनको धीरे धीरे माइंड सेट करने लगे कि कैसे भी करके वो ज़मीन उनके हिस्से में आए, उनके सिवाय उनका और अपना है ही कौन। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफ़ी देर तक बात भी की। यहाँ लेखक कह रहा है कि ये जो विषय था, इस विषय के बारे में हरिहर काका ने लेखक से बात की थी एकांत में काफ़ी देर तक। अंततः हम इस निष्कर्ष यानी परिणाम पर पहुंचे कि मंदिर का महंत ही कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा। जब तक जिंदा है तब तक उस जमीन का मालिक किसी और को नहीं बनाना, ये उनको समझ आ गया था। क्योंकि अभी जिंदा रहते हैं तब सभी आओ भगत करने के लिए तैयार है, आगे पीछे खड़े रहेंगे, सेवा करेंगे, अच्छा खिला देंगे। लेकिन अगर किसी के समर्पित कर दिए संपत्ति तो हमारे पास कुछ नहीं है, फिर वो किस वजह से या क्या स्वार्थ के लिए हमारे साथ रिलेशन रखेंगे या हमें अच्छा हमारे साथ व्यवहार करेंगे, अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे। इसलिए यही एक बचाव का उपाय है कि जीते जी हमें इस जायदाद का स्वामी किसी को नहीं बनाना है। ये सलाह वो लेखक के साथ कर रहे थे, चाहे वह अपने भाई हो या मंदिर का महंत ही क्यों न हो। हमें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में, यानी गांव के ये घटना हर एक लोगों के साथ हुई थी, उनके किस्से उनको उस समय बात में याद आया कि उनके साथ क्या हुआ, जिन्होंने अपने जीते जी अपनी जायदाद दूसरों के नाम की, उनका क्या परिणाम हुआ। उन्होंने चर्चा की कि अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद अपनी उत्तराधिकारियों यानी पिता से प्राप्त जो जायदाद होती है पुत्र को मिलती है, यानी उसका अधिकारी उत्तराधिकारी पुत्र होता है, पुत्र से भी फिर उसका पुत्र परपौत्र हो जाता है। तो इस प्रकार वह जायदाद अपनी ही पीढ़ी में ट्रांसलेट कर दी जाती है, स्थानांतरित कर दी जाती है। तो उसे जिसको मिलती है, जो अधिकारी होता है पुत्र से पौत्र, उसे उत्तराधिकारी कहते हैं। तो वो जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किसी अन्य को लिख दी थी। लेकिन इसके बाद उनका जीवन कैसा था, कुत्ते का जीवन हो गया था, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं रहा। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हैं, उन्हीं की जगह अगर हरिहर काका के बारे में बताए तो वो तो पढ़े लिखे भी नहीं है। फिर वे इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया, यानी ये बदलाव होना बहुत ज़रूरी है कि जब तक जिंदा हो तब तक अपनी जागीरी किसी के नाम नहीं रखें। यह निश्चय किया कि जीते जी किसी को ज़मीन नहीं लिखेंगे, और ये निश्चय उन्होंने कर लिया था। अपने भाइयों को समझा दिया, मर जाऊँगा तो अपने आप मेरी ज़मीन तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि ये उत्तराधिकारी अधिकार होता है तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी हो जाएगी। ज़मीन लेकर तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति मरेगा वो साथ तो कुछ ले जाएगा नहीं, सब कुछ यहीं छोड़ जाएगा, इसलिए लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उधर महंत जी भी हरिहर काका की टोह में रहते थे, यानी हमेशा देख रेख में रहते थे कि अब उसका क्या विचार रहा, क्या करेगा। जहाँ कहीं एकांत बातें कह उठते, विलम्ब न करो हरिहर काका, यानी विलम्ब यानी देरी मत करो, तुम देर कर जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। शुभ काम में देर नहीं करते, चलकर ठाकुरबाड़ी के नाम ज़मीन वह कर दो, यानी उसकी वसीयत लिख दो, फिर पूरी जिंदगी ठाकुरबाड़ी में राज करो। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग के से विमान आएंगे, देवलोक को प्राप्त करोगे तुम, यानी मरने से पहले अच्छा काम कर लो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाएगी। अब हरिहर काका अनपढ़ थे, लेकिन सब की बातें अच्छी तरह से समझ गए थे कि कौन क्या करना चाहता है। लेकिन हरिहर काका ने न हाँ कहते और न वे ना कहते। ना कहकर भी महंत जी को दुखी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं वे महंत जी की कृपा से ही हैं। यानी महंत इस प्रकार से जैसा व्यवहार किया था उसको अच्छे से रखा, और वहाँ से भाई जब घर लाए तो ये स्थिति वो देख चुके थे कि वहाँ सब ठाट बाट है, घर लाए तो अब उनको रूखा सूखा तो नहीं दे सकते, क्योंकि घर पर उनको बनाए रखना है। इसीलिए महंत जी की जो कृपा है वो यहाँ पर समझा रहे हैं। और हाँ, अगर कहते तो उन्हें कहना है नहीं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में अपनी
ज़मीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी है, यानी ज़िंदगी में तो उनको ये ज़मीन किसी को नहीं लिखनी है। इस मुद्दे पर वे जागरूक हो गए थे। यानी ये एक अच्छी जानकारी है, अच्छी नॉलेज है, अच्छी शिक्षा है जो उन्होंने डिसीजन ले लिया था। पर बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी, यानी जो उन्होंने जाल बिछाया था, षड्यंत्र रचा था, अब धीरे धीरे उस षड्यंत्र से जो चिड़िया थी वो बाहर जा रही है, यानी वो काम हो नहीं रहा है। महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर काका धर्म संकट में पड़ गया है। उसे एहसास हुआ कि हरिहर काका डिसीजन नहीं ले रहा है। एक और वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार के माया मोह में बंध जाता है। इस स्थिति में हरिहर काका का क्यों ना अपहरण या जोर जबरदस्ती के साथ उसको लिखवाने के लिए अग्रसर होना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई दूसरा चारा ही नहीं बचा है, विकल्प ही नहीं है। बाद में हरिहर काका स्वयं राजी हो जाएगा। अब ये सोचकर महंत चिंतित हो रहा था कि अब उसको कुछ करना पड़ेगा। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रवृत्ति के आदमी थे, यानी लड़ाई करवाने में भी थे और खुद भी लड़ाई में भागीदारी लेने में थे। अपनी योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए जो योजना उन्होंने बनाई उसको सही अंजाम तक ले जाने के लिए उन्होंने क्या किया, जी जान से वे जुट गए। अंडरलाइन करो, उदाहरण है, यानी अपना पूरा जोर लगा दिया, बहुत प्रयत्न किया। हालांकि यह सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए ही वह कह रहे थे, यानी ये सारा काम गुप्त रखा गया और गोपनीय रखते हुए ही चुपके से इस काम को अंजाम देना चाहते थे। हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं थी, यानी बाहर खबर नहीं पड़ी, भाइयों को पता नहीं चला कि महंत अब क्या करने वाला है। बात अभी हाल ही की थी। आधी रात के आसपास ठाकुरबाड़ी के साधु संत, आधी रात का वक्त था, साधु संत इकट्ठे हुए। उनके पक्षधर क्या लेकर है, भाला, गडासा, बंदूक से लेस एकाएक हरिहर काका के दालान पर आ धमके। यानी जो वो मंडली थी वो सभी इस तरह के हथियार लेकर हरिहर काका के दालान में आ गए। हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित यानी इस प्रकार से अचानक जो हमला हुआ है वो उससे पहले प्रिपेयर नहीं थे, तैयार नहीं थे। अप्रत्याशित यानी आकस्मिक जो अचानक से हमला हुआ है वो उससे पहले तैयार नहीं हुए थे। इससे पहले कि वे जवाबी कार्रवाई करें, यानी कुछ बोलकर बातचीत करें, गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाएं कि लोगों को बुलाए, इकट्ठा करें, तब तक तो क्या हुआ, आक्रमणकारी उनकी पीठ पर लाद कर चंपत हो गए। जो आक्रमणकारी थे वो पीछे से आए और उनको घेर लिया। गांव में किसी ने किसी ऐसी घटना कभी नहीं देखी थी, न सुनी थी। सारा गांव जाग गया। शुभ चिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे, यानी जो भला चाहते हैं वो वहां पर जुट गए कि कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन अन्य लोग अपने दालान और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे, यानी मजे लेने लगे, दृश्य देखने लगे, अपना मनोरंजन करने लगे और आपस में चर्चा करने लगे थे अपने घर के ऊपर छतों पर जाकर। हरिहर काका ने के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने चले गए, क्योंकि वो जो गुंडों की गैंग आई थी, यानी संतों की जो टोली आई थी, वो उनको पेट पे लाद के निकल गए थे। हरिहर काका को किडनैप कर लिया था। अब क्या था, भाई पीछे उनको ढूंढने लगे। उन्हें लगा कि यह महंत का काम है, ऐसा उन्हें लगने लगा। वे मैं दलबल ठाकुरबाड़ी जा पहुंचे, यानी पूरे ग्रुप के साथ, शक्ति के साथ ठाकुरबाड़ी गए। वहाँ खामोशी और शांति नजर आई। वहाँ वातावरण क्या था, शांत, एकदम खामोश, ताकि किसी को शक ना हो। रोज की बातें, ठाकुरबाड़ी का मुख्य फाटक बंद था क्योंकि रात थी। वातावरण में रात का सन्नाटा था, सुनसान सूनापन व्याप्त हो गया था। उन्हें लगा यह काम महंत का नहीं है। इस वातावरण की वजह से उन्हें यह एहसास हुआ कि नहीं, महंत का काम नहीं, इन पर शक नहीं करना चाहिए, बाहर के कोई डाकुओं का ही ये काम हो सकता है। वे तो हर जाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। अगर ये काम डाकुओं का है तो वो तो अब कोई मोटी रकम प्राप्त करेंगे, फिर ही हरिहर काका को छोड़ेंगे। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते थे। इसी समय ठाकुरबाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज़ सुनाई पड़ी। ऐसा सोचकर वो कुछ लोग दूसरी दिशा की ओर बढ़ने ही वाले थे कि ठाकुरबाड़ी के अंदर से थोड़ी बहुत आवाज़ उनको सुनाई दी। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी ठाकुरबाड़ी में है। अब क्या सोचना, वे ठाकुरबाड़ी का फाटक पीटने लगे। इसी समय ठाकुरबाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे, यानी ठाकुरबाड़ी पूरी तरह से प्रिपेयर थी हमला करने के लिए। जैसे ही उन्होंने खटखटाया तो उन लोगों के ऊपर, यानी ठाकुरबाड़ी की छतों से पत्थर और रोड़े की बरसात होने लगी, उन पे हमला होने लगा। वे तितर बितर होने लगे, यानी वे वहां से बिखर गए। अपने हथियार संभाले उन्होंने, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुरबाड़ी के कमरों की खिड़कियां से फायरिंग शुरू हो गई। अब क्या था, अब तो माहौल और खराब हो गया। अब तो वहाँ फायरिंग होने लगे। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई थी। जो वो लोग साथ आए थे उनमें से एक नौजवान के पैर में गोली लगी थी, वह गिर गया। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्ष उधर जो लोग थे वो वहां से फिर भागना उचित समझते और वो भाग गए। सिर्फ वे 3 भाई वहां बच गए थे। अपने तीनों के बूते इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा, क्योंकि अब लोगों की जो यूनिटी थी वो खत्म थी। सिर्फ 3 लोगों से इस युद्ध को जीता नहीं जा सकता, संभव नहीं है। इसलिए उनको लगा कि अभी हमारे पासे में ये काम नहीं होगा। इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। अब उनके पास कोई और चारा भी नहीं था।
इधर ठाकुरबाड़ी के महंत, जो भीतर महंत लोग बैठे थे, उनके कुछ चंद विश्वासी साधु थे, वे सादे और लिखे यानी प्लेन कागज पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन लिख रहे थे। हरिहर काका को महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन में आ गिरे। आसमान से जमीन में आना मुहावरा है, यानी जो सम्मान वो महंत का करते थे, साधु संतों का करते थे, अब उनकी वास्तविक छवि उनके सामने आ गए हैं। यानी जो आसमान पे बैठे थे वो जमीन पर आते हुए गिरते हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे। जिस महंत को वह आदरणीय एवं श्रद्धेय समझते थे, वह महंत अब उन्हें घृणित, दुराचारी और पापी नजर आने लगा। अब वह उस महंत की सूरत भी देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसका जो वास्तविक रूप था वो सामने आ गया था। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा। यानी यह करतूत जब सामने आई, जबरन उनसे अंगूठा लिया जाने लगा, तब यह हकीकत जानकर हरिहर काका को अपना परिवार भला, पवित्र, नेक, अच्छा लगने लगा कि मैं कहाँ इस महंत की बातों में फंस गया, मेरे परिवार वाले आके मेरे ही हैं। हरिहर काका ठाकुरबाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे। लोग कौन? जो ठाकुरबाड़ी के लोग हैं वे। और महंत जी उन्हें समझा रहे थे, तुम्हारे भले के लिए ही यह सब किया गया है हरिहर काका। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे उससे उबारने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। यानी वो इतनी गहराई से सोच कर ये बात अपनी कह रहा है। कौन? महंत। कि जो ये जोर जबरदस्ती तुम्हें लग रही है, तुम भले ही इसके अभी खिलाफ हो, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो तुम इस बात से सहमत होंगे कि नहीं, ये जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ है। अब देखो उसकी और चालाकी। एक और ठाकुरबाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे के निशान लेने लग रहे थे और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जिप के साथ ही ठाकुरबाड़ी आ पहुंचे। जिप से तीनों भाई, एक दरोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुरबाड़ी के फाटक पर आवाज लगाई, दस्तक दी, यानी जैसे ही वो वहां एंटर करते हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब उन्हें नहीं मिला। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुरबाड़ी के चारों तरफ घेरा बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने घेरा डालना शुरू किया। ठाकुरबाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन वो ठाकुरबाड़ी बहुत बड़ी थी, विशाल थी। विशालकाय ठाकुरबाड़ी को पुलिस के कुछ एक जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे। यानी कुछ लोग ही दूरी दूरी पर बने रहेंगे तो उस पर अटैक नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनकी संख्या कम हो गई थी। फिर भी जितने संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा बना लिया और अपना अपना मोर्चा संभाल सुबह की प्रतीक्षा वो करने लगे थे। उसी रात को वहाँ घेरा बनाए और अब सुबह होने की प्रतीक्षा वो कर रहे थे। आगे देखते हैं क्या होगा। उम्मीद है अब तक ये स्टोरी आपको अच्छे समझ आई होगी। फिर मिलेंगे हम अगले भाग में। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।